Assalamu alaikum and welcome dear students. This is lecture number 2 of chemistry. In this lecture I'll be discussing your next part of chapter metals and non-metals, right? जो metals non-metals हैं, metals and non-metals और chemical equations and reactions, right? ये दोनों चैप्टर्स हमें हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के सिलेबस में। यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि इन दो चैप्टर्स में हमें 3 से 4 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो हमें एग्ज़ाम में आएंगे 3 से 4 क्वेश्चंस हमें आएंगे एग्ज़ाम में, राइट। तो यहाँ पे ख़ास बात यह है कि सिलेबस कम है, चैप्टर 2 ही है, तो इन दो चैप्टर्स का 3 से 4 मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली स्कोर कर पाओगे ये 3 से 4 मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है फर्स्ट लेक्चर में, राइट। याद आपको ये रखना है केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर होता क्या है, जिसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा, राइट। ये एक बात होगी। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेविसियर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम या स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर इज एटम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जॉन डेल्टन इज फादर ऑफ एटम, राइट। एटॉमिक नंबर, जो हम एटॉमिक नंबर किसके बेसिस पे हम देते हैं, मतलब कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किस एटम में, तो उसी के बेसिस पे उसका एटॉमिक नंबर मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है क्योंकि हाइड्रोजन के पास है एक प्रोटॉन, वैसे ही बाकी एटम्स का, राइट। मैंने आपको बताया फर्स्ट 10 या 12 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। लगभग मैग्नीशियम या सोडियम तक आप याद रखिएगा उनका एटॉमिक नंबर। ये सारी बातें हमने यहाँ पे, ये सारा हमने पढ़ा लेक्चर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। जो केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट है ये हमने वहाँ पे पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जानी, यहाँ पे हमने और दो स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, जैसे प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट को डिस्कस किया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है। आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि जो ये एग्जाम्पल है ये किस स्टेट ऑफ मैटर की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये बोस आइंस्टाइन एंड कंडेंसेट में यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। किस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोला जाता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इसको बोला जाता है जब हम इतना टेम्परेचर देंगे, हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ठीक है। ये मैंने सारा लेक्चर फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इस साइड में लाई करते हैं मेटल्स और इस साइड में लाई करते हैं नॉन मेटल्स। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर सारा कुछ मैंने बताया है आपको, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको और एक बात याद रखनी है, देखिए इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। आपको सारे याद नहीं रखने, आपने सिर्फ याद रखना है लिथियम एंड सोडियम और पोटेशियम, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। इन सबको यहाँ पे बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इनको बोला जाता है सबको, इस वाले रो को या इस वाले ग्रुप को बोला जाता है हैलोजेंस, राइट। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इनको बोला जाता है हैलोजेंस, राइट। ये है नॉन मेटल्स में लाई करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे याद रखना है इन सबको बोला जाता है नोबल गैसेस, राइट। नोबल गैसेस इनको बोला जाता है। आपको यहाँ पे ये नोबल एलिमेंट्स, राइट, नोबल एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। आपको याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, बस ये आपको याद रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, राइट। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये आपको याद नहीं रखने हैं, जिनको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिए कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है क्योंकि ये यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। ये जो गोल्डन कलर से यहाँ पे दिए है, ठीक है, इनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। ये सारे के जो है ना यहाँ पे, इनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। यहाँ पे भी इस ग्रुप को बोला जाता है हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस आपको याद रखने हैं, सिर्फ 3 ही याद रखिएगा, ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनको बोला जाता है नोबल एलिमेंट्स, ठीक है, या इनर्ट एलिमेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं ये
जो मेटल एटम्स है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे मैंने एक साइड में पढ़ाऊँगा मेटल्स, दूसरे साइड में हम साइड बाय साइड चलेंगे, ठीक है। मेटल्स के साथ साथ ही मैं आपको पढ़ाऊँगा नॉन मेटल्स। रीज़न ये है क्योंकि जो चीज़ें हम मेटल में देखते हैं उनका अपोजिट हम देखते हैं नॉन मेटल्स में। यही रीज़न है मुझे इनको कलेक्टिवली यहाँ पे पढ़ाना, राइट। बात आई समझ में? तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेटल्स की, यहाँ पे मैं पहले बनाता हूँ मेटल का एटम, राइट। ये है बीच में न्यूक्लियस, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया ये। यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन्स और होते हैं न्यूट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बाहर शेल्स में कौन होते हैं? बाहर शेल्स में सबको पता है ना, बाहर शेल्स में होते हैं, इन शेल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी बातें हमने डिस्कस की है, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने होंगे ये डिपेंड करता है उस एटम पे। यहाँ पे मैंने एक शो किया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ये नॉन मेटल एटम, राइट। इसके बीच में यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट। तो बाहर यहाँ पे शेल्स में होते हैं कौन? शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलिए मैं एक ही शेल बनाता हूँ, चलिए दो ही बनाता हूँ, इसमें दो बनाए तो इसमें भी दो बनाए, राइट। तो यहाँ पे होते हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स। देखिए समझ जाना इस बात को, ये मैंने मेटल का एटम बनाया, ये मैंने नॉन मेटल का एटम बनाया, राइट। देखिए मेटल एटम क्या करता है, ये लूज़ करता है इस इलेक्ट्रॉन को। समझ आना इस बात को, मेटल एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जब भी हम केमिस्ट्री देखते हैं, हम यहाँ पे देखिए एटम में होते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये बाहरी होता है, बाहरी इन्वॉल्व होता है यही, ठीक है। आई ना बात समझ में? देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल का एटम होता है ये करता है लूज़ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे देंगे, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसको हम बताएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हम बताएंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो नॉन मेटल का एटम है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सपोज इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज़ किया तो इसको गेन कौन करेगा? इसको गेन करेगा नॉन मेटल का एटम। समझ आना, जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, जो एटम, कौन एटम लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को? मेटल का एटम। वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो हम इसको बताते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या करता है? लूज़ इलेक्ट्रॉन को। मैंने लिखा है, सारा पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है। और पीडीएफ आपको मिलेगी जो टेलीग्राम में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है वहाँ पे आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। लूज़ कौन करता है? मेटल का एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है ये। गेन कौन करता है? गेन करता है नॉन मेटल का एटम। समझ में आया? जो गेन करता है उसको हम बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लूज़ करता है उसको हम बताएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को उसके पास चार्ज आता है पॉजिटिव, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को उसके पास चार्ज आता है नेगेटिव, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आना इस बात को। जब मेटल एटम ने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अब हम क्या बताएंगे? इसको हम बताते हैं फिर कैटायन, ठीक है। जब इसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन को ये बना कैटायन, या हम बताएंगे ये बना इलेक्ट्रोपॉजिटिव अब, ठीक है। कैटायन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करता है? ये करता है इलेक्ट्रॉन को गेन। ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको हम बताते हैं यहाँ पे एनायन। इसको बताया कैटायन, कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज, एनायन के पास नेगेटिव चार्ज। या हम इसको बताएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या हम बताएंगे इसको कैटायन, राइट। कैटायन के पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और एनायन के पास कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। बोथ कैटायन एंड एनायन और कॉल्ड, इनको बोला जाता है आयन्स, ठीक है। इन दोनों को बोला जाता है आयन। आयन में क्या होता है? आयन्स में एक होता है कैटायन, दूसरा होता है
एनायन। कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज, एनायन के पास नेगेटिव चार्ज। समझ आना इस बात को, ठीक है। देखिए सारी बातें मैंने लिखी है। मेड अप ऑफ मेटल एटम्स, मेटल्स किसका बना है? मेटल एटम्स का। नॉन मेटल किसका बना होगा? अगर मेरे पास आयरन की रॉड है, ठीक है, ये आयरन की रॉड किससे बना होगा? मेटल के, आयरन मेटल के एटम्स से, मतलब आयरन एटम्स इसमें होंगे। वैसे अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स कौन से होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। हाइड्रोजन मीन्स नॉन मेटल, राइट। देखिए यहाँ पे जो मेटल एटम्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रीज़न ये है क्योंकि वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को। जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, राइट। अटेन इज पॉजिटिव चार्ज, जब मेटल ने लूज़ किया यहाँ पे किसको? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जब यहाँ पे मेटल ने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन को, इसके पास आया पॉजिटिव चार्ज, राइट। जब नॉन मेटल ने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, इसके पास आया नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। देखिए हाइड्रोजन है, ये है नॉन मेटल, होना चाहिए इसके पास नेगेटिव चार्ज जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते। ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। नॉन मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन गेन नहीं करता है, हाइड्रोजन लॉस ही करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। सारे नॉन मेटल्स क्या करते हैं? सारे नॉन मेटल एटम्स ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन हाइड्रोजन लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को। समझ आना इस बात को, जैसे मेटल्स करते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन लाई करता है इन द साइड ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका नाम पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम बताते हैं कैटायन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम बताएंगे एनायन, राइट। इंपॉर्टेंट है ये। प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में लाई करता है क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच होती है किसके साथ? मेटल्स के साथ। जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे मेटल्स का कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसके पास भी है पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है ये। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे ना मेटल्स हमें हमेशा होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर हम देखेंगे नॉन मेटल्स, वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी, राइट। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे सॉलिड और गैसेस फॉर्म में दोनों, ठीक है। समझ आना इस बात को। एट रूम टेम्परेचर किसको बोला जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। आ सकता है एग्जाम। रूम टेम्परेचर किस टेम्परेचर को बोला जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है रूम टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे रूम का, इससे क्या, अगर हम देखेंगे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, अगर हम एसी को रखते हैं ना ऑन 25 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग आती है, ठीक है। रीज़न ये है ना, यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। आई ना बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाँ, जो मेटल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में, ये होते हैं सॉलिड और गैसेस, सॉलिड या गैसेस फॉर्म में। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। इंपॉर्टेंट है ये। और एक बात यहाँ पे देखिए, ये होने चाहिए थे यहाँ पे, देखिए। और जनरली होते हैं सॉलिड, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। कौन? मेटल्स और जनरली सॉलिड एंड हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, सॉरी। मतलब सॉलिड फॉर्म यहाँ पे, सॉलिड और गैसेस फॉर्म। यहाँ पे एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स क्या है? हार्ड। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम को मैं ईजिली कट कर सकता हूँ एक नाइफ से, ठीक है। इनको सॉफ्ट मेटल्स बोला जाता है। किनको? आपके एग्जाम में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल? आपको लिखना है या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा। दोनों ऑप्शंस में नहीं होंगे, एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सॉफ्ट हैं, राइट। और यहाँ पे है ये सॉलिड फॉर्म, मेटल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी और गैलियम है। मर्क्यूरी का जो सिंबल इंपॉर्टेंट है, ये Hg है इसका सिंबल, ठीक है। जो मर्क्यूरी भी मेटल है, गैलियम भी मेटल है, लेकिन ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जनरली सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी एंड गैलियम होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। समझ आना इस बात को। यहाँ पे ये होते हैं सॉलिड एंड गैस, यहाँ पे लिक्विड नहीं। नॉन मेटल्स लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, ये होते हैं सॉलिड या होंगे गैसेस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है ब्रोमीन होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जो ब्रोमीन है ये नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड या गैसेस फॉर्म में। समझ आना इस बात को।
और यहाँ पे ये ऐसे ही मैंने लिखा है हैवी इन वेट, लाइट इन वेट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो मतलब नॉन मेटल्स होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, ये हैवी वेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी, राइट। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करी, किन की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, राइट। अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, किन की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इस साइड में चलेगा नॉन मेटल्स, इस साइड में चलेगा, सबको दिमाग में आ रहा है ना, इस साइड में है नॉन मेटल्स, इस साइड में है मेटल्स, ठीक। देखिए यहाँ पे है मीलेबिलिटी। मेटल्स को हम मेटल को शीट्स में ड्रा कर सकते हैं, मतलब हम मेटल से शीट्स बनाते हैं, ठीक है। आयरन शीट्स बनाते हैं, कॉपर शीट्स बनाते हैं, एल्युमिनियम शीट्स बनाते हैं, ठीक है, गोल्ड शीट्स बनाते हैं, गोल्ड फॉइल्स बनाते हैं। वो तभी हम बनाते हैं जब मेटल की प्रॉपर्टी है मीलेबिलिटी की, ठीक है। मीलेबिलिटी मीन्स हम मेटल को शीट्स बना सकते हैं, राइट। लेकिन सबसे मोस्ट मीलेबल मेटल कौन है, वो है गोल्ड, ठीक है। क्योंकि जब रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे इसने गोल्ड फॉइल ही यूज़ की थी, ठीक है, गोल्ड फॉइल ही यूज़ की थी। तो यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे आपको सारी एग्जांपल्स याद नहीं रखनी है, जो सबसे ज़्यादा मीलेबल होगा वो यहाँ पे हमें एक्सट्रीम्स याद रखने हैं, समझ में आई ना बात। लेकिन अगर हम देखेंगे नॉन मेटल्स, कोई मीलेबिलिटी नहीं। यहाँ पे ये शो करती है, मेटल्स प्रॉपर्टी शो करती है मीलेबिलिटी की, लेकिन नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीलेबिलिटी का मतलब शीट्स हम बना सकते हैं मेटल्स से, सबसे ज़्यादा मीलेबल गोल्ड, ठीक है। रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड की शीट, थिन शीट, जिसको हम बताएंगे गोल्ड फॉइल यूज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पे डक्टिलिटी, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। डक्टिलिटी मीन्स हम मेटल से बना सकते हैं वायर्स, लेकिन मोस्ट डक्टाइल कौन है, मोस्ट डक्टाइल है प्लैटिनम, ठीक है। गोल्ड भी है डक्टाइल, लेकिन मोस्ट है प्लैटिनम, मतलब हम वायर्स बना सकते हैं मेटल्स से, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं करते हैं नॉन मेटल्स, नो डक्टिलिटी शो करते हैं। अब है सोनोरस, सोनोरस, ठीक है। सोनोरस क्या है, सोनोरस मीन्स जब हम मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे साउंड निकलती है, रिंगिंग साउंड्स निकलती है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जब रिंगिंग साउंड्स निकलती है, इसको बोला जाता है सोनोरस। सोनोरस की प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा सोनोरस कौन है, सिल्वर। लेकिन जो हमारे स्कूल, जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हमारे स्कूल्स में होती थी वो बेल्स, राइट, या जो मंदिर का वो घंटा होता है, ठीक है, वहाँ पे भी सिल्वर नहीं लगा होता है। एक्चुअली सिल्वर कॉस्टली, हम प्रेफर करते हैं ब्रोंज़, ठीक है। ब्रोंज़ एक एलॉय है, एलॉय ऑफ आई थिंक टिन एंड कॉपर, ठीक है। टॉप जब हम कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं एक, फिर हम वहाँ पे एलॉय बनाते हैं। ये हमें आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, राइट, एलॉयज़ में, ठीक है। तो समझ आना, सिल्वर सबसे ज़्यादा सोनोरस है, प्लैटिनम सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, गोल्ड सबसे ज़्यादा मीलेबल मेटल है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ये नो डक्टिलिटी, नो सोनोरस, ये है नॉन मेटल्स, राइट। तो यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो मेटल्स है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई ना बात समझ में। यहाँ पे सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है, वो है सिल्वर, समझ आना। लेकिन हम घर में जो हम वायरिंग सिस्टम है हमारा, वहाँ पे वायर्स में सिल्वर नहीं है, सिल्वर कॉस्टली है, इसलिए सिल्वर का यूज़ नहीं किया जाता है। हम करते हैं यूज़ कॉपर का, समझ आना इस बात को। आ सकता है एग्ज़ाम में, हम कौन प्रेफर करते हैं, हम करते हैं कॉपर का प्रेफर, लेकिन होना चाहिए था सिल्वर। सिल्वर कॉस्टली है, ठीक है, मतलब इसकी कम क्वांटिटी होती है, राइट, वरना है ये सबसे गुड कंडक्टर है, मतलब बेस्ट कंडक्टर। सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना था, हाँ लिखा है मैंने, बेस्ट कंडक्टर, राइट। देखिए अब है यहाँ पे, ये तो हमें पता है जो नॉन मेटल्स है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट। यहाँ पे मैक्सिमम टीचर्स जो आपके लीजेंड टीचर्स हैं ना, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बड़ी बड़ी चैनल्स पे, वो पढ़ाते हैं जो कॉपर है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर। लेकिन उन्होंने पढ़ाया है जो कॉपर है वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एक्चुअली क्या है, सॉरी कार्बन, देखिए कार्बन में क्या है, कार्बन में यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे कार्बन का एक स्ट्रक्चर, राइट। अगर मैं ग्रेफाइट बनाऊँ, ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे कार्बन का एक स्ट्रक्चर, समझ आना इस बात को। ये एक स्ट्रक्चर है कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का दूसरा स्ट्रक्चर है। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ ग्रेफाइट। जो हमारे जो पेंसिल्स होते हैं
उनमें वो अंदर जिससे हम वो ब्लैक कलर का वो होता है ग्रेफाइट, राइट, वो है ये ग्रेफाइट, राइट। जब कार्बन का ये वाला स्ट्रक्चर बनता है तब हम बताते हैं कार्बन को ये है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब कार्बन का ये वाला स्ट्रक्चर बनता है डायमंड में होते हैं कार्बन एटम्स, ग्रेफाइट में भी होते हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर डायमंड को डायमंड बनाता है, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट बनाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे एक बन जाता है डायमंड, दूसरा बन जाता है ग्रेफाइट, होते दोनों में कार्बन है, ठीक है। हम कार्बन को डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि कार्बन गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। हम स्ट्रक्चर, जब ग्रेफाइट के केस में स्ट्रक्चर बन जाता है कार्बन का, तो उस टाइम पे ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब डायमंड के केस में बनता है इसका स्ट्रक्चर, तो उस टाइम पे है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर आपको आएगा ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायमंड क्या है, डायमंड है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दोनों में होते हैं कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, डायमंड में भी कार्बन होता है, राइट। ग्रेफाइट में अलग स्ट्रक्चर है, डायमंड में अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इसको गुड कंडक्टर बनाता है, और ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इसको गुड कंडक्टर बनाता है, और डायमंड का स्ट्रक्चर इसको बैड कंडक्टर बनाता है। तो अब हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कार्बन गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। अगर ग्रेफाइट में आया कार्बन तो उस टाइम पे गुड कंडक्टर, अगर डायमंड में आया उस टाइम पे बैड कंडक्टर। और एक बात, जो डायमंड है ये हार्डेस्ट सबस्टेंस माना जाता है, ठीक है। डायमंड हार्डेस्ट सबस्टेंस माना जाता है, ठीक है, समझ आना इस बात को। और यहाँ पे डायमंड भी किसका बना है, कार्बन एटम्स का। डिफरेंस क्या है ग्रेफाइट और डायमंड में, ग्रेफाइट में भी कार्बन, पहले अगर सिमिलैरिटी देखेंगे दोनों बने होते हैं कार्बन एटम्स के। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करेंगे, यहाँ पे कार्बन एटम्स का एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ग्रेफाइट के केस में, डायमंड में एक जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम्स का, ग्रेफाइट में दूसरा स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम्स का। स्ट्रक्चर ही इनका बनाता है, एक डायमंड के केस में बनाता है बैड कंडक्टर, और इसमें बनाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम बताते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ आना इस बात को। यहाँ पे आया था शायद एनटी का वो कुछ लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने पेपर में देखा था, किसी स्टूडेंट ने मुझे दिखाया था कि सर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, देखिए मैंने आपको बताया पहले ही लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि जो यह एटम, राइट, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। यहाँ बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर किसी एटम के पास होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या अगर हम हम करेंगे सोडियम की बात, अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम की बात हम करेंगे, सोडियम के है मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स। सर आपको कैसे पता इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि मुझे पता है जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो है 11, मतलब इसमें प्रोटॉन्स होंगे 11 और इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, राइट। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। देखिए अब मुझे जो सोडियम का एटम है, राइट, ये मैंने यहाँ पे सोडियम का एटम बनाया, राइट, ये मैंने एक शेल बनाई, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेल बनाता हूँ, दूसरी शेल बनाता हूँ, तीसरी शेल बनाता हूँ, और बीच में बनाता हूँ मैं न्यूक्लियस, राइट। समझ आना इस बात को, यह बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, यह बीच में न्यूक्लियस। हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के साथ कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में जब भी हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस की, बाकी जब बॉन्ड्स बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। ये 11 इलेक्ट्रॉन्स मुझे एटम में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। जब हम मंदिर में जाते हैं या ज़ियारत पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे वो मंदिर में होता है प्रसाद, या वहाँ पे वो तहरी होती है, कहाँ पे, ज़ियारत पे, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए क्या है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल को मैं देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहली शेल को मैं देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने, 11। जब मैंने पहली शेल को दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल को मैं देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आई बात? पहली शेल को मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिए? क्योंकि पहली शेल की कैपेसिटी है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, राइट? या इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। समझ आना इस बात को। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, और फोर्थ शेल में 32। बस यही 4 शेल्स आप याद रखिएगा किस में कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, राइट? पहली शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है? 2 दिए मैंने 2। मुझे कितने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 11। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी शेल में अब कितने? देखिए 10 + 2 कितने हो गए? सॉरी, दूसरे में मैंने दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में मैंने दिए 2, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे पास एक बचा, वो मैं किसको दूंगा? वो मैं दूंगा यहाँ पे तीसरी शेल को। अगर मैं अब बताऊँ सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं लिखता हूँ 2 8 एंड 1। आई ना बात समझ में? ये आया था आपके एनटी में एक क्वेश्चन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। समझ में आई ना बात? देखिए लास्ट में होने चाहिए थे 18, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक ही था तो मैंने दिया। अगर 2 होते तो 2 रखता मैं। यहाँ पे 18 तक की कैपेसिटी है, ठीक है? मैं और एक एग्जाम्पल से यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये है यहाँ पे कार्बन का एटम, राइट? कार्बन का एटम, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बीच में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम करेंगे यहाँ पे किन की बात? देखिए ये है डिफरेंट कलर्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये शेल्स। पहली शेल, दूसरी शेल, चलिए तीसरी शेल भी रखता हूँ, ठीक है? समझ आना इस बात को। यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहली शेल को कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है? 2 दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी शेल में कितने? दूसरी शेल में होते हैं, मतलब ये होल्ड करते अकोमोडेट, यहाँ पे होते हैं टोटल 8। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 दिए पहली शेल को, अब बचे मुझे 4। दूसरी शेल में अब कितने दूँ? 1 2 3 4। क्योंकि 4 ये मेरे पास होने चाहिए थे दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मेरे पास अब 4 ही बचे। तो अगर मैं देखूँ अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है 2 एंड 4। समझ में आई ना बात? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया है, ठीक है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो आई होप यहाँ तक तो सारा क्लियर है आपका, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।